गुड इवनिंग। आज का जो हमारा निबंध है, ये निबंध भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित एक और निबंध है। और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो जो निबंध है, ये हमारा आज हम लोग इसमें बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग की, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे निबंध आने के चांसेस ठीक ठाक रहते हैं। तो इस निबंध का जो टाइटल हमारा होगा वो होगा भारत में खाद्य प्रसंस्करण। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, चुनौतियां, संभावनाएं और इसका भविष्य, ये हमारा टाइटल रहेगा। सभी जो भी डायमेंशन इसके हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत टाइटल में चेंज आ जाए तो भी हम इस निबंध को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन इस निबंध को आगे बढ़ाने से पहले हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी जरूरी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो निबंध है ये किस पर बेस्ड है, ये निबंध खाद्य प्रसंस्करण की बात करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग जो है वो होती क्या है। ठीक। तो हम जानते हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। हमारा देश एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी वाला देश है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा उत्तर भारत का मैदान है जो कृषि के लिए समृद्ध है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उत्पादित होते हैं, जो कृषि उत्पाद हैं वो उत्पादित होते हैं। लेकिन कृषि उत्पादों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे कृषि उत्पाद ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब है बहुत जल्दी खराब होने वाले उत्पाद होते हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा उत्पाद हो जो भारत के दक्षिण में उगता हो, ठीक, और वो पेरिशेबल हो, और वो 1 या 2 दिन के अंदर क्या हो जाता हो, खराब हो जाता हो। तो ऐसे उत्पाद को अगर हम चाहें कि उत्तर भारत के लोगों को उपलब्ध करा दें, तो क्योंकि वो 1 2 दिन के अंदर ही खराब हो जाता है, तो वो जब तक उत्तर भारत के लोगों तक पहुंचेगा तब तक वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज ये होती है कि ये जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नुकसान, मतलब ले जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये क्या हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि क्योंकि ये चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, तो अगर हम किसी ऐसे सीजन में इन चीजों को यूज करना चाहें जिस सीजन में ये अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन सारी समस्याओं का जो समाधान होता है वो होता है फूड प्रोसेसिंग। ठीक। हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि अक्सर हमारे घर में क्या होता था, हमारे घर में फॉर एग्जांपल जब कच्चे आम का सीजन होता है। अब कच्चा आम एक ऐसी चीज है जो साल के एक लिमिटेड पीरियड में ही अवेलेबल होता है। तो हमारे घर में जो हमारी दादी होती हैं, माँ होती हैं, वो बेसिकली क्या करती थी, वो कच्चे आम को काट के क्या कर लेती थी, उसको सुखा लेती थी, और सुखा के खटाई बना लेती थी, और उसका इस्तेमाल जो है खाना बनाने में तब करती थी, उस मौसम में भी कर लेती थी जिस मौसम में वो अवेलेबल नहीं होता था। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का फूड प्रोसेसिंग ही है, ये भी एक तरीके का खाद्य प्रसंस्करण ही है। अचार बना लेती थी, ये भी क्या है, ये खाद्य प्रसंस्करण ही है। उस चीज को कुछ चीजें और डाल के उसको इस तरीके का बना लेना कि जब वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तब भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ, यानी कि उसको खराब होने के समय को बढ़ा देना, या उसको इस तरीके से तैयार कर लेना कि वो ऐसे समय में भी अवेलेबल हो जाए जिस समय वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये फूड प्रोसेसिंग का ही भाग है। तो अगर हम इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कृषि उपज को सुरक्षित, स्वादिष्ट, उपयोगी और अधिक समय तक चलने वाले उत्पादों में बदलना क्या कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण बेसिकली क्या होता है, किसी भी, समझ लेते हैं फिर रूपरेखा इसकी देखेंगे, उसके बाद निबंध लिखेंगे। किसी भी कृषि उत्पाद को सुरक्षित, स्वादिष्ट, उपयोगी व
अधिक समय तक चलने वाले उत्पादों में बदलना क्या कहलाता है? फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। कई सारे चीजें ऐसी होती हैं, हम लोगों ने देखी हैं, जो जिस रूप में उत्पादित होती हैं उस रूप में उनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल काजू, है ना, काजू की प्रोसेसिंग करनी होती तब वो उस रूप में हमारे सामने आता है जिस रूप में हम उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे हम चावल की बात करें, चावल जब उत्पादित होता है, जब उसकी कटाई होती है तो वो किस रूप में होता है? धान के रूप में होता है। फिर उसकी छिलाई होती है, तब वो हमारे चावल के रूप में आता है। तो ये क्या है? ये भी उपयोगी रूप में बदलना हो गया, है ना। तो ये क्या है? ये भी फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा है। तो यहाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर बेसिकली, अच्छा, अगर हम उसको पैक करके या उसको 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 कंजर्व करके रख रहे हैं तो भी ये क्या है? जैसे अचार बनाना कंजर्वेशन ही तो हुआ। अचार बनाना क्या हुआ? उसको इस तरीके से रखना जिससे कि वो आगे आने वाले समय में भी यूज किया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो। ऑब्जेक्टिव होता है आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। ऑब्जेक्टिव होता है उपभोक्ता को प्रयोग में सुविधा हो। ठीक। साथ ही साथ किसान को अधिक दाम मिले। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक। तो यहाँ पर चीजों को क्या किया जाता है? चीजों को प्रोसेस किया जा सकता है, चीजों को पैक किया जा सकता है, चीजों को संरक्षित किया जा सकता है। ये सारी चीजें क्या है? ये फूड प्रोसेसिंग है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे टमाटर को टोमेटो सॉस में बदल देना, खड़े मसालों को पीस कर पैक कर देना, फूड प्रोसेसिंग होती है। कच्चे आम एक्सेट्रा का अचार बना देना। ठीक। या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये छोटे से एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। ये सारी चीजें क्या? ये फूड प्रोसेसिंग है। ठीक। तो इसी फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारे भारत में क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावना है, और साथ ही साथ भविष्य क्या इसका भारत में होने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको फूड प्रोसेसिंग जो है वो समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। अब यहाँ पर हम इसकी देख लेते हैं, जो निबंध हमारे पास है उसकी रूपरेखा। अगर हम निबंध की यहाँ पर टाइटल देखें तो टाइटल यहाँ पर बेसिकली जो मेन हमारे पास चीज़ है उसकी बात करता है कि हम किस चीज़ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फूड प्रोसेसिंग को, खाद्य प्रसंस्करण को, और वो भी कहाँ? ग्लोबल लेवल पर नहीं, केवल इंडिया के कंटेक्स में हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। और इस फूड प्रोसेसिंग के कंटेक्स में भारत में क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और इसका भविष्य क्या होने वाला है, इसकी बात हम लोगों को करनी है। तो हमको इन चीज़ों पर, इन टर्म्स पर ध्यान रखना है, और हमारा निबंध इन्हीं चीज़ों के आसपास जो है वो रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम निबंध की क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम निबंध की यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, भूमिका लिखेंगे। ये जो प्रस्तावना या जो भूमिका होगी, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमारे निबंध का इंट्रोडक्शन क्या होगा? निबंध के इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम यहाँ पर कुछ शुरुआत में कोई एनेक्डोट दे सकते हैं, शुरुआत में कोई तथ्य दे सकते हैं, शुरुआत में कोई कथन, सूक्ति वगैरह कुछ दे सकते हैं। तो वहां से हम यहाँ पर एक पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि भोजन जो है बेसिकली क्या है? भोजन संरक्षण का ही तो एक स्वरूप है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये क्या है? ये भोजन संरक्षण है, और हम भोजन संरक्षण के महत्व की बात करते हुए यहाँ पर
खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ बता देंगे। ठीक। मेन मेन हमारे पास प्रस्तावना में हम ये चीजें रखेंगे, अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे निबंध की बॉडी में। और निबंध की बॉडी में आने के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार जो खाद्य प्रसंस्करण है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। खाद्य प्रसंस्करण है, इस खाद्य प्रसंस्करण का जो महत्व है वो क्या है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है। महत्व क्या है, महत्व में क्या है, पहली बात तो यहाँ पर कृषि उपज का संरक्षण होता है, जो खराब हो सकती थी और खराब होकर बर्बाद हो सकती थी, अब वो क्या हो जाएगा, उसका संरक्षण हो जाएगा, वो खराब नहीं होगी। कृषि उपज का संरक्षण यहाँ पर होता है। तो वो चीजें जो खराब हो सकती थी अब वो भी क्या हो जाएंगी, लंबे समय के लिए अब अवेलेबल रहेंगी, और समय के साथ उनकी कमी जो है वो नहीं होगी। ठीक। साथ ही साथ अब जब उसको हम कंजर्व कर देते हैं, कुछ प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, यानी कि साथ में क्या होता है, मूल्यवर्धन भी होता है। सिंपल सी चीज है कि अगर हम टमाटरों को देखें मार्केट में, तो टमाटर और उन्हीं टमाटरों से बनने वाले हम देखें टमाटो सॉस की तो कीमत में अंतर होता है, वैल्यू एडिशन हो जाता है। गेहूं गेहूं को पीस के आटा बना दिया गया, वैल्यू एडिशन हो गया, क्योंकि उपयोगिता क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। इसी के तरीके से आलू और आलू के चिप्स जो मार्केट में बिकती हैं, उनके दाम में कितना अंतर होता है, तो ये क्या है, प्रोसेसिंग से वैल्यू बढ़ रही है। दूसरी चीज ये है क्योंकि अब उन चीजों की शेल्फ लाइफ बढ़ गई, उनके खराब होने का समय जो है आगे निकल गया, यानी कि अब वो जल्दी खराब नहीं होंगी, तो उन बाजारों तक भी उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जहां पर वो पहले नहीं पहुंच सकती थी। क्यों, क्योंकि अब वो जल्दी खराब नहीं हो रही हैं, तो नए नए बाजारों में उनको पहुंचाया जा सकता है, यानी कि बाजारों में उनकी उपलब्धता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक। बाजारों में उनकी उपलब्धता, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मूल्यवर्धन होगा और बाजार उपलब्धता की जगह बाजार संपर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये एक इसका महत्व हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अब क्योंकि अब किसान खुद अगर उसको प्रोसेस करके बेच रहा है, तो जहां पर उसको पहले कम दाम मिल रहे थे, अब उस वैल्यू एडिशन की वजह से उसको क्या मिलेंगे, ज्यादा दाम मिलेंगे। वहीं जिन चीजों को जल्दी खराब होने की वजह से वो नहीं बेच पा रहा था, या उसको अपने नजदीक के बाजार में ही बेचना पड़ रहा था जहां पर उसको कम दाम मिल रहे थे, अब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ने की वजह से वो उसको दूर के उन बाजारों तक भी ले जा सकता है जहां पर उसको उन चीजों की बेहतर कीमत मिल सकेगी। ठीक। तो इससे किसानों की आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। किसानों की आय भी बढ़ती है। ठीक। फिर खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा में क्यों होगा, क्योंकि भाई जो चीज पहले खराब हो जाती थी और लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, वो चीजें अब लोगों तक पहुंच पाएंगी, खराब नहीं होंगी। ठीक। तो खाद्य सुरक्षा भी क्या होगी, उसको भी फायदा मिलेगा। नीति आयोग का अभी 2025 का एक डेटा है कि 90,000 करोड़ रुपए का जो फूड प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो खराब हो जाता है। तो 90,000 करोड़ एक बहुत बड़ी फिगर है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी तो पोषण में भी क्या होगा, पोषण में सुधार होगा। और उद्योग के रूप में इसके सामने एक बड़ी संभावनाएं हैं, एक बड़ा उद्योग बनकर उभरने के लिए बड़ी संभावनाएं इसके सामने हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है खाद्य प्रसंस्करण की, फूड प्रोसेसिंग की। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि हम भारत के कंटेक्स में देख रहे हैं ना, तो भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वर्तमान में स्थिति क्या है, ये हमारा अगला डायमेंशन होगा, अगला पैराग्राफ होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर जो डेटा है, ये डेटा सारा रीसेंट डेटा है, 2025 का डेटा है, इस पर ध्यान रखिएगा, पुराना डेटा कोई भी नहीं है। और रिसर्च करके डेटा जो है वो लाया गया है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है। तो वर्तमान स्थिति हमारे सामने ये है कि इस समय भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, उसमें 7.26% की
एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है, औसत। वार्षिक वृद्धि दर है इतनी रेट से वो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2023 की अगर बात करें, 2023 में इसका जो बाजार था, इसका जो मार्केट था, वो 336 अरब डॉलर का था। 336 अरब डॉलर का था। और ये उम्मीद है कि 2032 तक इसका जो बाजार है वो 735 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो एक बड़ी ग्रोथ है, दोगुने से ज्यादा जो है लगभग ये पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये इसका फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उसकी स्थिति इस समय भारत में है। एक और चीज यहाँ पर है, क्योंकि हमारे देश में शहरीकरण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों की जीवन शैली बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास समय कम है। तो अब जैसे रेडी टू ईट जो खाना है, रेडी टू ईट फूड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। शहरों में रहने वाले जो कामकाजी कपल्स होते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि वो गेहूं जाकर खरीदें और गेहूं को साफ करके गेहूं को पिसवा कर फिर उसका आटा बनवाएं और कंज्यूम करें। आजकल क्या हो रहा है कि लोग जाते हैं मार्केट में और वहां से पैक्ड आटा जो है पिसा पिसाया वो लेके चले आते हैं। ये भी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ही आता है। ठीक। रेडी टू ईट फूड जो है आजकल कितनी सारी कंपनी जैसी हैं जो पराठे जो हैं और दूसरी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो रेडी टू ईट रूप में बेच रही हैं। लोग उसको लेके आते हैं, उबलते पानी में डाल देते हैं पैकेट के साथ, या उसको डाल देते हैं 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में और वो बन के करी तैयार हो जाती है, या वो पराठा या जो भी चीज़ है वो तैयार हो जाता है और वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, ये शहरीकरण जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जीवन शैली में परिवर्तन। ठीक। इनकी वजह से रेडी टू ईट भोजन की मांग में तेज वृद्धि हो रही है। ठीक है। तेज वृद्धि हो रही है। और इससे हम देख सकते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य का भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, कितनी तेजी से ये आगे बढ़ सकती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार भी इस सेक्टर को प्रोत्साहन दे रही है और बहुत सारी सरकार की जो नीतियां हैं और जो इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पर लेके आए, अपनी पॉलिसी के जरिए सरकार इसको वो पुश करने की कोशिश कर रही है। तो अगला हमारे पास जो डायमेंशन होगा वो होगा सरकारी नीतियों का, या सरकारी पहले। बहुत सारी स्कीम्स तो सरकार लेके आई है, जिनमें से कुछ को हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा है, तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं की यहाँ पर बात करेंगे और जो रिसेंट है उनकी बात करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ये सरकार के द्वारा लाई गई। इस योजना में क्या है, सरकार इसमें कोल्ड चेन और जो अवसंरचना है, अवसंरचना में सुधार के कदम उठाएगी। कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन का मतलब है कि जहां से उसको एक्वायर किया गया है वहां से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में एक निश्चित तापमान को मेंटेन करना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक निश्चित तापमान पर रखने पर ही वो सुरक्षित रहेंगी, और उसके ऊपर अगर हो जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जैसे दूध है, दूध को अगर हम ऐसे ही अनियंत्रित तापमान में लेके आएंगे तो ज़्यादा गर्मी के मौसम में दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, है ना, आजकल कितनी सारी कंपनीज आ गई हैं, लिशियस वगैरह कंपनीज हमारे पास आ गई हैं, जो कहीं पर उनकी जो है वो पोल्ट्री फार्म है, वहां पर वो अपना मीट को प्रोसेस करती हैं और मीट को प्रोसेस करने के बाद वो ऑन डिमांड डिलीवरी करती हैं। और इस पूरे में वो एक निश्चित टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती हैं, इससे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो जाए। तो इसी तरीके की जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज हैं वो सरकार के द्वारा प्रदान करी जाएंगी, उनको मेंटेन करवाया जाएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत।
ठीक। इसके अलावा एक बहुत इसकी बड़ी स्कीम है जो बहुत सारे सेक्टर्स में काम आती है, और वो है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 10,800 करोड़ के लगभग की ये योजना है। और इस योजना का पर्पज क्या है? इसका पर्पज है इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना, और ग्लोबल ब्रांड बनाने के साथ साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक। अब ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बेसिकली क्या है? तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंपॉर्टेंट, इस पर अलग से आपका जीएस वगैरह में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम हम जानते ही हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है। ठीक। सरल शब्दों में इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो योजना है, जो पीएलआई या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, इस योजना को सरल भाषा में समझे तो ये सरकार की वो योजना है जिसमें कंपनियों को उनके उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन या इंसेंटिव दिया जाता है। मतलब कंपनी जितना ज्यादा उत्पादन करेगी, सरकार के द्वारा उनको उतना ही इनाम, सरल भाषा में कहें, या प्रोत्साहन या इंसेंटिव दिया जाएगा। ये बेसिकली मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए लाई गई स्कीम है, यानी कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करिए, भारत में प्रोडक्शन करिए, और उसके बदले में सरकार आपको क्या देगी? इंसेंटिव्स देगी या प्रोत्साहन देगी, या और सरल भाषा में कहें तो आपको उसके बदले में कुछ इनाम देगी। ठीक। अब ये पीएलआई योजना शुरू क्यों की गई थी? पीएलआई योजना शुरू करी गई थी इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि भारत में उत्पादन जो है वो बढ़े, हमारी जीडीपी हमारे उत्पादन पर डिपेंड करती है। ज़्यादा फैक्ट्रियां लगे, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़े, हमको आयात यानी कि इंपोर्ट पर कम डिपेंड रहना पड़े, हम खुद बनाएं और खुद यूज़ करें, ना कि हम किसी बाहर वाले से खरीदें। क्योंकि बाहर वाले जब हम खरीदते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी का क्या होता है? नुकसान होता है, हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं? हमारे घटते हैं। दूसरी चीज, भारत की कंपनीज दुनिया में एक ब्रांड बन के उभरे। भारत की कंपनियां दुनिया के लेवल पर, वैश्विक या ग्लोबल लेवल पर क्या बने? कंपिटिटिव बने। ठीक। रोजगार के अवसर बढ़े, क्योंकि जब भारत में ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, तो उसमें काम करने के लोगों की भी तो डिमांड होगी, तो रोजगार के अवसर बढ़े। और ये सब क्यों किया जा रहा है? सरकार की इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव, उसको सपोर्ट करने के लिए पीएलआई योजना या उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू करी गई थी। ठीक है। क्लियर? तो सरकार ने यहाँ पर टारगेट दे के रखा है। और उस टारगेट के हिसाब से जब कंपनी अपना प्रोडक्शन करती हैं या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेती हैं, तो सरकार क्या करती है? उनको उसके हिसाब से जो भी उनकी स्कीम में उस सेक्टर के लिए है उतना इंसेंटिव देती है, यानी कि जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा आपको इनाम मिलेगा। बहुत सारे सेक्टर्स में पीएलआई जो है वो लागू है, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पीएलआई को अप्लाई किया गया है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में, दवाइयों यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में ये काम करती है, टेक्सटाइल सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल और ड्रोन सेक्टर में भी है, सोलर पैनल के, टेलीकॉम जो प्रोडक्ट्स हैं उन सेक्टर्स में भी ये जो पीएलआई स्कीम है वो काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्पादन लिंक्ड या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। ये बाय प्रोडक्ट है इस ऐसे का कि हम लोगों ने इसको भी यहाँ पर थोड़ा समझ लिया। इसके अलावा सरकार ने और क्या काम किया है? मेगा फूड पार्क बनाने की बात वहां पर की जा रही है, बनाए भी गए हैं। ठीक। मेगा फूड पार्क क्या है? क्लस्टर, क्लस्टर आधारित अवसंरचना। अवसंरचना मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। मेगा फूड पार्क कहाँ कहाँ बन गए हैं मुझे बताइए कमेंट में आप। ठीक। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट योजना है, इसका नाम है PMFME। यहाँ पर तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन जब ऐसे में आएंगे तो ऐसे में इसको हम हिंदी में ही लिखेंगे। तो पीएमएफएमई योजना के तहत बेसिकली जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, जो माइक्रो यूनिट्स हैं, उनको अनुदान यानी कि ग्रांट्स दिए जाते हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएमएफएमई का अगर हम लोग पूरा नाम देखें, तो पीएम का मतलब तो हो गया क्या? प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है ना, पीएम का मतलब तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। और उसके आगे जो एफएमई है उसका मतलब है, हम लोग लिख लेते हैं, इसका मतलब है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसका नाम होगा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना, ये इसका पूरा नाम है। अब ये जो योजना है बेसिकली क्या है, ये सरकार की वो योजना है जो छोटे छोटे घर बेस्ड, यानी कि जैसे कुटीर उद्योग होते हैं, घर में ही लोग काम कर रहे हैं गांव में, या लोकल लेवल पर चलने वाले जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट जो बिजनेसेस हैं, है ना, जैसे कोई इंसान अपने घर में ही छोटी सी चक्की लगाकर मसाला पीस कर पैक करके बेचता है, या किसी ने अपने घर में आटा चक्की लगा रखी है और मोहल्ले के लोग आते हैं वहां पर गेहूं पिसवाते हैं, या वो अपने खुद के गेहूं परचेज करके उस आटा चक्की में पीस कर पैकेट बनाकर अपनी दुकान से क्या करता है, बेचता है। ठीक, या किसी व्यक्ति ने छोटा सा कोई ऐसे ही टमाटो सॉस बनाने का लोकल लेवल पे कोई अपना लगा के रखा है, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे घरों में बने हुए या गांव में या लोकल लेवल पर चलने वाले जो फूड प्रोसेसिंग जो बिजनेसेज हैं उनको पैसों से ट्रेनिंग सी की और साथ ही साथ ब्रांडिंग की हेल्प करता है, यानी कि उनको पैसा, यानी कि जो अनुदान है उनको सहायता अनुदान वगैरह देता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनकी ब्रांडिंग करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो छोटे छोटे ये उद्यम है इनको मजबूत बनाना है। अभी ये क्या है, अब घर में अगर कोई अपनी चक्की खोलकर बैठा है तो वो फॉर्मल सेक्टर में तो है नहीं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो है नहीं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इनको असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में लाने का काम करना, उनकी कमाई को बढ़ाना और उनके जो लोकल लेवल के प्रोडक्शन को बड़े बाजारों के से जोड़ने का काम इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कौन कौन से, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि आटा चक्की वाला कोई है, घर में बैठकर कोई पापड़ चाट मसाला या मिठाई वगैरह बना रहे हैं, बेकरी है छोटी सी, कोई दूध का प्रोडक्ट कोई बना रहा है, स्ट्रीट फूड बेचने वाले, छोटे फल और सब्जी को प्रोसेस करने वाले लोग जो हैं, ये सब चीज़, साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी कि जो SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह हैं, ठीक, जो FPOज हैं, ठीक है ना, सहकारी समितियां हैं, वो भी इसका इसके तहत शामिल हैं। ठीक, तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर इसका पार्ट है। और इसमें 35% जो कुल प्रोजेक्ट है उसकी लागत का 35% जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक हो सकता है उसका सहायता अनुदान यहाँ पर दिया जाता है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर इसमें देख ही लिया है। तो ये हमारे पास एक स्कीम है जिसके तहत सरकार इस क्षेत्र को क्या कर रही है, मदद करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भी दी गई है, मिली हुई है। तो ये सरकार की स्कीम्स हैं जो यहाँ पर इस सेक्टर के लिए दी जा रही इंपॉर्टेंट स्कीम्स, हो सकते हैं बहुत सारी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट स्कीम्स हैं। अब यहाँ पर लेकिन कोई भी चीज होगी वो चुनौतियों के बगैर नहीं होगी, हर चीज के साथ कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बॉटल नेक्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जिनको पार करना है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमसे कहा है नीति आयोग का, नीति आयोग की अभी 2025 का एक डेटा है, और उस डेटा में नीति आयोग ने कहा है कि भारत में प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, कृषि उत्पाद होता है, पोस्ट हार्वेस्ट काटने के बाद जो फसल है वो खराब हो जाती है।
ये खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अवसंरचना की कमी, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं डेवलप्ड हैं। ठीक है। भारत में अभी भी कोल्ड चेन, भंडारण यानी कि स्टोरेज, और ग्रामीण कनेक्टिविटी का अभाव है। अब जहां तक ग्रामीण कनेक्टिविटी की बात है, तो अब काफी हद तक उसको सुधार लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग सारे गांवों को सड़क से जोड़ लिया गया है। नहीं, एक जमाना था कि गांवों तक सड़कें ही नहीं थी, बरसात में पानी भर जाता था और वहां गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। तो अगर गांव तक पहुंचना मुश्किल है, तो उस गांव के जो कृषि उत्पाद है उनको बाजार तक ले जाना और मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ये क्षेत्र में सरकार ने काफी प्रगति करी है, लेकिन फिर भी केवल सड़क बनने से नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी जो होना चाहिए वो डेवलप होना चाहिए, और साथ ही साथ सड़क बनने के बाद सड़क की मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, कि सड़क तो बना दी लेकिन बाद में सड़क खराब हो गई और खूब गहरे गहरे गड्ढे हो गए या पानी भर गया। तो इन सब चीज़ों पर भी काम करना जो है वो बाकी, इसीलिए इसको चुनौतियों की कैटेगरी में रखा हुआ है मैंने। ठीक। इसके अलावा जो छोटे उद्योग हैं, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग है वो छोटे लेवल पर बहुत जगह चल रही है, और छोटे स्तर पर जो उद्यमी हैं वो महंगी मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो FSSAI है ना, जो गुणवत्ता मानक डिसाइड करती है, उन गुणवत्ता मानकों का पालन इन छोटे स्तर के उद्यमियों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। महंगी मशीनें हैं, ये एक समस्या है। साथ ही साथ गुणवत्ता मानकों का पालन जो है वो उनके लिए कठिन है, छोटे स्तर के लोगों का। अगली चीज, कौशल की कमी है, और आधुनिक तकनीक का प्रयोग अभी सीमित है। सीमित प्रयोग इसीलिए है क्योंकि मशीनें, ये तकनीक जो है वो महंगी है। तो यहाँ पर उत्पादन तो होता है, लेकिन नुकसान भी क्या हो रहा है, भारी हो रहा है। तो इन चुनौतियों से अगर पार पा लिया जाए, तो भारत का ये जो सेक्टर है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और नई नई चीजें भी आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें संभावनाएं, संभावनाओं में अगर बात की जाए, तो बहुत सारी नई चीजें अभी उभर कर सामने आ रही है, जैसे ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल यहाँ पर अगर किया जाए, तो जो परिणाम है वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ऐसे ही जो कृषि वेस्ट है यानी कि एग्री वेस्ट है, एग्री वेस्ट है, एग्री वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, खाद बनाई जा सकती है। यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है उसका तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जो एग्री उनका जो वेस्ट निकल रहा है उसका भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने भी स्टार्टअप्स की बात करी थी, और हम लोगों ने देखा था कि टीयर 2 टीयर 3 शहरों के साथ साथ गांवों में भी जो स्टार्टअप है वो डेवलप हो रहे हैं, और ये जो स्टार्टअप हैं ये किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, ग्रामीण स्टार्टअप बाजारों तक किसानों की सीधी पहुंच हो रही है, जिससे बिचौलिया, ये जो एजेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, और किसानों को उनकी उपज का सही दाम जो है वो मिल रहा है। प्लस अभी हम लोग अगर देखें, तो अभी लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, उनको अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, उनको अपने हेल्थ पर अब ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं लोग, और जो न्यूट्रिशनल फूड है उसकी डिमांड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्वास्थ्य पर लोग ध्यान दे रहे हैं। ऑर्गेनिक
और पौष्टिक खाद्य उत्पादों की जो मांग है वो बढ़ रही है। ठीक। प्लस इससे हमारा निर्यात भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और भारत क्या बन सकता है, भारत बन सकता है ग्लोबल फूड हब। ठीक। तो ये क्या है, ये हमारे पास संभावनाएं हैं, लेकिन हमें अभी क्या करने की जरूरत है जिससे हम चुनौतियां कम कर सकें, संभावनाओं को बढ़ा सकें और अपने इस सेक्टर को ज्यादा बेहतर कर सकें और जो फायदे हैं उनका बेनिफिट ले सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी देखा था जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। ऐसे अवसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर है, कोल्ड चेन नहीं है, भंडारण सुविधाएं कम है, तो उनको डेवलप किया जाए। यानी कि हमें क्या करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना। अवसंरचना में निवेश करने की जरूरत है। हम क्या करें, कोल्ड चेन, भंडारण सुविधाएं, ठीक, जो फूड लैब्स होती हैं इनको बनाएं, इनको डेवलप करें। ठीक है। साथ ही साथ अगली अगली चुनौती एक हमारे पास थी कि कौशल नहीं है, तो कौशल विकास करें, स्किल डेवलपमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट करें। जो ग्रामीण युवा हैं, जो ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, और जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम जो है वो लेके आए जिससे कि जो स्किल है वो स्किल क्या हो, वो स्किल डेवलप हो। किसानों और उद्योग के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। ठीक है। साथ ही साथ हमको अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, तो सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोसेसिंग है उस पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे एक निष्कर्ष के साथ। निष्कर्ष क्या होगा, हम लोग अब निबंध शुरू करते हैं, वहां पर हम लोग इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज से हम लोग निष्कर्ष और निबंध को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये मेन निबंध शुरू हो रहा है। निबंध का नाम क्या था हमारा, फूड प्रोसेसिंग चुनौतियां, संभावनाएं और भविष्य भारत के कंटेक्स में। तो यहाँ पर एक एनेक्डोट से शुरुआत करते हैं। हम दिखाते हैं कि कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के जो फूड्स हैं वो प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की उतनी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो अभी नहीं है। ठीक। तो केरल के एक गांव में मसालों को पीसती छोटी सी मशीन, है ना, छोटे लेवल पर भी काम हो रहा है उसको दिखाते हुए। महाराष्ट्र में आम को पल्प में बदलते संयंत्र और उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश की चावल मिलों से उड़ती
बासमती की सुगंध। ये दृश्य भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं। ठीक है। अब हम लोग सरल शब्दों में बता देते हैं फूड प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होती है। ठीक, इसी में कंटिन्यूटी में। कृषि उत्पादन को या कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखना, उसका मूल्यवर्धन और उसे उपभोक्ताओं तक बेहतर रूप में पहुंचाना। इन तीनों के संगम को या इन तीनों के संगम से ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बनता है। ठीक, या इसको लिख सकते हैं कि इन तीनों का संगम ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उद्देश्य है ना। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। तो ये हमारा शुरुआत हो गया, इसमें हम लोगों ने बता दिया इसके बारे में। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसी भूमिका को अगले पैराग्राफ में। भारतीय संस्कृति में भोजन और उसके संरक्षण को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हमारे घर में भी खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी। सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हमारे वेद पुराण भी यही बात कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्नम बहुकुर्वीत। अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम। अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम। यानी कि मतलब क्या है? अर्थात अन्न की प्रचुरता करें, उसका अधिक उत्पादन करें और उसे
संरक्षित करें, अन्न की प्रचुरता करें और उसे संरक्षित करें, यही हमारा उद्देश्य या व्रत होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा व्रत होना चाहिए। जो खाद्य प्रसंस्करण है, खाद्य प्रसंस्करण इसी प्राचीन भारतीय दर्शन का आधुनिक रूप है। आधुनिक स्वरूप लिख दे तो बेहतर रहेगा। आधुनिक स्वरूप है। जो केवल या मात्र एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि किसानों की आय, पोषण या खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन का आधार है। ठीक है, अब भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से थोड़ी सी जगह छोड़ के। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पिछले वर्षों में तेजी से उभरा है। पिछले वर्षों में तेजी से उभरा है। यह उद्योग उस पारस पत्थर की तरह है। या उस पारस पत्थर की तरह काम कर रहा है, जो साधारण कृषि उपज रूपी लोहे को छूकर उसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद रूपी सोने में बदल देता है। पिछले 7 वर्षों में यह क्षेत्र 7.26% की
वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा है। हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी। ठीक है। वर्ष 2023 में, 2023 में इसके बाजार का आकार, मार्केट साइज 336 अरब डॉलर तक पहुंचा। और 2032 तक इसके 735 अरब डॉलर से अधिक का हो जाने का अनुमान है। बदलती जीवन शैली और शहरीकरण ने रेडी टू ईट भोजन की मांग को बढ़ाया है। रेडी टू ईट भोजन की मांग को बढ़ाया है, जिससे 2025 के अंत तक तैयार खाद्य बाजार के 12 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक। अब सरकारी नीतियां। स्ट्रक्चर देखिएगा, अब सरकारी नीतियों की बात हम लोग करें उसी रूपरेखा के हिसाब से। इस क्षेत्र की वृद्धि में सरकारी नीतियां सोने पर सुहागा का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आधुनिक अवसंरचना और कोल्ड चेन को आधुनिक अवसंरचना और
कोल्ड चेन को बढ़ावा दे रही है। कोल्ड चेन को बढ़ावा दे रही है। पीएलआई की बात करेंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जिसमें 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांड बनाने का प्रयास कर रही हैं। वैश्विक ब्रांड बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही मेगा फूड पार्क और PMFME योजना, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया पूरा नाम। और PMFME योजना सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देकर ये उद्यमों लिखा है। सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देकर स्थानीय स्तर पर देकर स्थानीय स्तर पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार कर रही हैं। ठीक है। साथ ही 100% FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति ने वैश्विक द्वारों को खोल दिया है। ठीक, चुनौतियों की बात करेंगे। लेकिन इस चमकती तस्वीर के बीच इस चमकती तस्वीर के बीच चुनौतियों के गहरे साए भी हैं।
ये नीति आयोग का डेटा है। भारत में वर्ष दर वर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए का। 90,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद खराब हो जाते हैं। यह स्थिति हाथ को आया पर मुंह न लगा वाली कहावत को चरितार्थ करती है। इसको और बढ़ा लेते हैं। चरितार्थ करती है, कैसे चरितार्थ करती है? जहां किसान फसल उगाता तो है, फसल उगाता तो है, लेकिन वह बाजार तक सही सलामत नहीं पहुंच पाती। महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? एक भूखे व्यक्ति के लिए भगवान रोटी के टुकड़े के रूप में ही प्रकट हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सुझाव क्या है। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे सामने संभावनाएं कितनी सारी हैं। तो भविष्य हमारा जो है वो उज्जवल है अगर हम इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं। सुझावों में लिख देंगे, इन चुनौतियों के बावजूद भविष्य बेहद उज्जवल है। तकनीक इस क्षेत्र की दिशा बदल रही है। स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
और ब्लॉकचेन आधारित और ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी प्रसंस्करण को सुरक्षित बना रहे हैं। ठीक है, प्रसंस्करण को सुरक्षित बना रहे हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली जो कहावत है ना, उस कहावत को हम सच कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चरल वेस्ट का इस्तेमाल करके हम वहां पर कर सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत। एक सेकेंड। सच कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, जहां कृषि अपशिष्ट यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट, जहां कृषि अपशिष्ट का भी उपयोग ऊर्जा या खाद बनाने में किया जा सकता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रहे हैं, जिससे जो मिडिल मैन है, जो बिचौलिए हैं, जो किसानों से कम दाम में खरीद कर आगे महंगे दाम पर बेचते थे, वो किनारे हटा तो किसानों को अब सीधे फायदा मिलेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है। कंक्लूड करते हैं इसको निष्कर्ष के साथ। निष्कर्षतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक ब्रिज है ना, जो जोड़ रहा है किसानों को बाजार से। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वह सेतु है जो
खेत को बाजार से, और विरासत को विकास से जोड़ता है। भारत के पास कृषि विविधता, हम लोगों ने बात की थी शुरुआत में कृषि विविधता की, और विशाल उपभोक्ता बाजार है। यदि हम अवसंरचना और कौशल विकास पर ध्यान दें, तो हम न केवल कृषि उत्पादों की घटा सकते हैं, बल्कि विश्व की फूड फैक्ट्री भी बन सकते हैं। तभी हम सही मायने में तभी हम सही मायने में भारतीय संस्कृति के उस आदर्श को प्राप्त कर सकेंगे। कौन सा आदर्श? सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। यदि भारत इस दिशा में समन्वित प्रयास करे, तो यह क्षेत्र 2047 के विकसित भारत की
आर्थिक रीढ़ बन सकता है। ये हमारा निबंध था। इसको ठीक से देखिए, पढ़िए, समझिए, तैयार करिए। एग्जाम में आए तो उसको लिख के आइए। और टेस्ट मैं आज से चेक करना शुरू करूंगा, तो टेस्ट की कॉपीज आपके पास कल से आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना रखते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।